करेंगे सभी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखें, मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं। अपने दोनों हाथों को रब करके ऊष्मा महसूस कीजिए। हाँ, अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के बाद लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सोनिया जी माइक ऑन करके बताएंगी। जी सर, लास्ट क्लास में हमने प्राणायाम चालू किया था। तो इसके लिए प्राणायाम से पूर्व क्या करना है उसमें हमने बस स्थान के बारे में देखा था। और काल के बारे में देखने से पहले आपने ऋतुओं के बारे में बताया था। 6 ऋतु और उनके हिंदू मास के अनुसार कौन से मंथ में वो आता है, ये हमने देखा था। तो आपने अच्छे से पढ़कर आए हैं वो सब जो मैंने पढ़ाया था आपको? वो आपका आयुर्वेद का सब्जेक्ट भी है और योग का तो है ही, है ना? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अब देखता हूँ आपकी क्या स्थिति है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको मैं पिछला क्लास का भी जो पढ़ा था उसको भी एट अ ग्लैंस बता देता हूँ। वसंत महीने में या वसंत ऋतु में कौन कौन से महीने आते हैं? सर आपको टाइप मार्च, करना है। मार्च से अप्रैल। सॉरी हिमानी जी, बट डोंट ओपन योर माइक। आपको टाइप करना है और हिंदी में नहीं बताना, मतलब जो आपका ये इंग्लिश में हम बोलते हैं ना मार्च अप्रैल, ये सब नहीं है उसमें। मैंने आपको बोला था कि हिंदू पंचांग में जो मंथ बताए होते हैं, है ना, वो आपको याद करने होते हैं। देखिए मैसेज आ रहे हैं, उसको देखिए एक बार। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनकर आएंगे। वसंत महीने में, सॉरी वसंत ऋतु में कौन कौन से मास सम्मिलित होते हैं? मुख्य रूप से तो दो होते हैं। सभी के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। मनोज जी बधाई हो आपको, बहुत अच्छा था कल आपका चैंटिंग, मैंने देखा, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपको बताना है चैत्र और वैशाख, ठीक है? किसी को याद है ये 12 चैत्र वैशाख से शुरू होकर जो सर जाते? लेकिन बसंत तो फागुन और चैत्र होता है ना। बसंत जो है चैत्र और वैशाख में वो हावी होता है, पर उसका प्रभाव आप देखते हैं 4 महीने तक। ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको, ठीक है? इसी चीजों को हमने आनुभावः के रूप से महर्षि घेरन ने अपने श्लोक में समझाया है ना। बसंत ऋतु 2 मंथ का होता है, चैत्र और वैशाख, पर इसका प्रभाव जो होता है वो 4 महीनों तक होता है, अर्थात माघ फागुन चैत्र वैशाख। माघ फागुन चैत्र और वैशाख 4 महीने तक इसका प्रभाव आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि वसंत चल रहा है, ठीक है? ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई थी क्लास में, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया हो, बट फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ। अब टाइप करके बताइए आप कि हेमंत ऋतु में कौन कौन से मास आते हैं?
वसंत जिनको नहीं पता था वो जरूर याद रखना, चैत्र और वैशाख में होता है, ठीक है। प्रभाव वो माघ फागुन चैत्र वैशाख तक देखा जाता है, उसका अनुभव कर सकते हैं आप उसको महर्षि हिरण के अनुसार। चिंकी धीमन जी के मैसेज आ रहे हैं, लक्ष्मी जी, अनीता जी, विजय जोशी, शालिनी यादव। शालिनी यादव जी कह रही हैं पौष और माघ। गलत है पौष और माघ। माघ अलग होता है, मार्ग अलग होता है ना, इस बात को ध्यान में रखना। माघ अलग होता है, मार्ग अलग होता है। मार्ग होता है मार्ग शीर्ष, ठीक है। और जो माघ होता है वो माघ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। मार्ग अगर यहाँ लिखा हो तो उसका अर्थ होता है मार्ग शीर्ष। मैंने आपसे पूछा है हेमंत ऋतु में कौन कौन से होते हैं, तो मार्ग शीर्ष होता है एक, और एक होता है पौष, ठीक है। ये दो ऋतुएं एक ऋतु के अंदर ये दो मास आते हैं। और इसका प्रभाव बताइए कब से कब तक रहता है। बहुत बढ़िया भारती जी, बहुत बढ़िया मनोज जी, बिल्कुल। इसका एक चार्ट बनाइए आप, किसी दिन चेक करूंगा। क्लास लेने बस से काम नहीं चलेगा, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एग्जाम हॉल में आपके नोट्स याद आएंगे आपको, मेरा दिया हुआ लेक्चर या मेरा दिया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद नहीं आने वाला। आप जो नोट्स बनाओगे, जो नोट्स में लिखोगे, वही चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो याद रखना, कार्तिक से माघ महीने तक हेमंत ऋतु का प्रभाव अनुभावः देखने को मिलता है, ठीक है। महर्षि हिरण्य ने किन किन ऋतुओं में योगारंभ करने को बोला है, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, वो भी आप टाइप करो। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, ट्रिक तो एकदम बिल्कुल याद करके बैठे हैं, बहुत बहुत बढ़िया मुकुल जी, बहुत अच्छे। पवन विद्यार्थी जी, शालिनी जी, अरुणा जी, टाइप कीजिए भाई, टाइप कीजिए। टाइप करोगे तो यहाँ पे छपेगा वो आपके। मेरे लिए टाइप नहीं करोगे, अपने लिए टाइप करोगे, सब टाइप करो, वरना मैं नाम बोलूंगा। वसंत और शरद ऋतु में उन्होंने योगारंभ करने को बोला है। तो वसंत और शरद को अगर हम हटा देते हैं तो कौन कौन सी ऋतुएं बचती हैं। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इन चार ऋतुओं में योगारंभ नहीं करना है। वस जो होता है वसंत और शरद, इसको हटा दिए तो जो चार बचते हैं, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इन ऋतुओं में योगारंभ नहीं करना है। क्या होकर अगर आपने योग किया इस ऋतु में तो क्या होगा, शरीर रोगदह हो जाएगा, शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई थी 8 नंबर के श्लोक में, काल निर्णय, जब मैंने आपने शुरू किया था पढ़ाना, ठीक है। वो 12 महीनों के नाम याद करके आना कल। वसंत ऋतु का प्रभाव कब तक रहता है, ग्रीष्म का कब तक रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कल याद होनी चाहिए, मैं कल आपसे पूछूंगा। अभी कल टेस्ट था तो मुझे लगा आप लोग उसके लिए बिजी होंगे। और जून जुलाई ये प्लीज भूल जाइए अभी फिलहाल, अभी इन्हीं को याद कीजिए। और हो सकता है तो उसको भी साथ में लेकर चलिए, पर मेनली यही है, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। चलो सर फिर एक मैं, बार, हाँ सर, एक कंफ्यूजन था। एक बार आप इनका अनुभव बता देंगे मुझे, मतलब ये छह ऋतुएं हैं जो उनका। आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, उसको आपने पढ़ा। मैंने पूरी एक क्लास ये दी थी उस पर। आप उस पीडीएफ को अच्छे से थोड़ा देखिएगा, मैंने उन चीजों को अच्छे से बताया है आपको, है ना।
ऋतुओं का ठीक है राजा सर। कौन सा होता है? बसंत होता है। ऋतुओं की रानी कौन होती है? ये देखिए वर्षा ऋतु है। कौशल सिंह जी ने बहुत बढ़िया टाइप किया है। सेम टू सेम आपको आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ये अगर आप याद कर लिए तो आप आयुर्वेद का भी ये टॉपिक क्लियर कर रहे हो, और महर्षि घेरन ने जो दिया है काल निर्णय वो भी आप खत्म कर रहे हो एक साथ। तो दो चीजें एक साथ अगर मिल रही हैं तो क्या भाई, क्या चाहिए, है ना? चलो फिर कल याद करके आना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैंने नोट्स भेजा है पीडीएफ बनाकर, उसको पढ़ो। बिना पढ़े कल्याण नहीं होता है दोस्तों। चलो एक बार अब हम आपको स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, और थोड़ा सा आज हम जानेंगे मिताहार। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। पीडीएफ मैंने अपने इसी ग्रुप में भेजी थी, भारत की 6 ऋतुएं। दिख रही है भारत की 6 ऋतुएं? ये भारत की 6 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक रहती है, ज्येष्ठ से आषाढ़ तक हिंदू मास के अनुसार। वर्षा ऋतु श्रावण से भादो तक रहती है, अभी जिसमें है श्रावण भादो, ये तो याद होना चाहिए सबको। श्रावण को सावन याद करके चलो। श्रावण से भादो अर्थात भाद्रपद, जुलाई से सितंबर तक चलता है ये। शरद ऋतु, शरद ऋतु आपकी अश्विन से कार्तिक तक चलती है, इंग्लिश के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष से पौष तक चलती है, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर से 15 जनवरी अप्रोक्स, मतलब लगभग। शिशिर ऋतु माघ से फागुन तक चलती है, 16 जनवरी से फरवरी तक। वसंत ऋतु चैत्र से वैशाख, जो मैं अभी पूछा था आपसे, मार्च से अप्रैल तक चलती है। ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद कर लो, थोड़ी सी चीजें तो हैं, याद करते चलो, फिर आगे जब रिवीजन करोगे तो इजी जाएगा आपको। ठीक है। ये याद सर एक करने वाली चीजें। हाँ जी बताइए। सर वसंत पहले नंबर पे आ सकता है ना? चैत्र वैशाख वसंत पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि देखिए हिंदू मास के। ये आपको समझाने के हिसाब से था। स्टार्टिंग जो होता है, ऋतुओं का प्रारंभ जो होता है वसंत से होता है। वसंत की पंचमी से शुरुआत होता है। ठीक है। ओके सर। चैत्र की पंचमी से वसंत ऋतु स्टार्ट होता है, शुरू होता है, प्रारंभ होता है। ये देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये वसंत ऋतु से प्रारंभ की थी क्लास। चैत्र और वैशाख में रहता है, ऋतुओं का राजा इसे कहा गया था। ठीक है। होली का त्योहार आप इसी में मनाते हो। ठीक है। मोर भी इसी ऋतु में कूकते हैं, वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है। और मैंने आपको अनुभाव भी बताया था। ठीक है। अनुभाव में क्या बताया था आपको? ये देखिए, ये जो वसंत ऋतु है, मुख्य रूप से आप देख रहे हैं तो चैत्र और वैशाख में इसका प्रभाव, चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होता है। चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है वास्तविक में, पर इसका प्रभाव 4 महीनों तक होता है। तो ये जो लास्ट के 11 और 12 हैं, माघ फागुन और चैत्र वैशाख, इंड से लेकर स्टार्टिंग तक, इंड से स्टार्टिंग तक वसंत होता है। ठीक है। अंत में भी वही, आरंभ में भी वही। इस कारण से भी इसको ऋतुओं का राजा कहते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने आप को ऋतुओं में मैं वसंत हूं कहकर बताया है। इस बात से भी ऋतुओं का राजा वसंत को कहा जाता है। कामदेव के जो पुत्र थे वसंत, वो बहुत सुंदर हुए होंगे, और वसंत ऋतु भी बहुत सुंदर होती है। बहुत से कारण है, आपके साहित्य की दृष्टि से भी सिद्ध होता है कि वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा, और ऋतुओं की रानी आपकी वर्षा ऋतु होती है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, मैंने बहुत अच्छे से बताया था लास्ट क्लास में। ये होती है ग्रीष्म ऋतु, ये होती है ज्येष्ठ से आषाढ़ तक,
ज्येष्ठ से आषाढ़ तक रहती है, और ये बहुत गर्मी होती है इस मौसम में, है ना, बहुत गर्मी होती है इस मौसम में। और गर्मी के बाद आती है आपकी बरसात, जिसे हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। वर्षा ऋतु में श्रावण और भादो आते हैं। मोर के पांव नृत्य बन जाता है, मतलब इस ऋतु में मोर नाचते हैं, तीज होता है, त्योहार, रक्षाबंधन होते हैं आपके, 15 अगस्त भी आपका इसी में होता है। ठीक है, पर मुख्य रूप से आप ये जो तीजा अभी आ रहा है, रक्षाबंधन अभी आ रहा है, ये वर्षा ऋतु में आप मुख्य रूप से त्योहार मनाते हैं, तो आप ऐसे याद रखना। ठीक है, त्योहार भी अगर आप याद रखोगे तो त्योहार से भी इन ऋतुओं को आप समझ सकते हो किस ऋतु में कौन से त्योहार आते हैं, क्योंकि त्योहार तो हमको याद होते ही हैं। अब दीपावली दिसंबर में होती है ना, रामनवमी कब होती है, सब चीजें हमको बंधी हुई दिमाग में। होली हम मार्च के महीने में मनाते हैं, मार्च फरवरी में, ये चीजें कुछ बंधी हुई हैं, तो वैसे ही अगर आप याद रखना। शरद ऋतु देख लीजिए, शरद ऋतु ये अश्विन और कार्तिक के मास में शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु में दीपावली का त्योहार आप देखते हैं, दशहरा देखते हैं। ठीक है, ये है शरद ऋतु। वसंत का दूसरा रूप बोलते हैं शरद ऋतु को, एक होती है हेमंत ऋतु 5वें नंबर की। ठीक है, इसको प्री विंटर बोलते हैं इंग्लिश में। मार्गशीर्ष और पौष जो महीने होते हैं वो हेमंत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है। इस ऋतु में जवान बूढ़ा भी जवान जैसा हो जाता है, आदमी अर्थात स्वस्थ रहता है। फिर अंत में आती है आपकी आखिरी ऋतु, अच्छी कड़ाके की जो ठंड पड़ती है ना, लास्ट लास्ट में, वो वाली ऋतु, इसमें होता है आपका शिशिर ऋतु। माघ और फागुन में होता है ये। मकर संक्रांति भी होती है, इसको ऋतुओं का बुढ़ापा काल कहा जाता है। वृक्षों के पत्ते इस ऋतु में झड़ने लगते हैं। ठीक है, और ये ऋतुएं जीवन रूपी फलक के भिन्न भिन्न दृश्य दर्शाती हैं आपको। जैसे हमारा जीवन, पहले हम बचपन काल से बुढ़ापे तक जाते हैं, वैसे इन ऋतुओं में भी होता है। हमारे भारत में 6 ऋतुएं, और अगर आप आउटसाइड बात करेंगे अगर वेस्टर्न कंट्री की, तो वहाँ इन प्रकार की 6 ऋतुएं नहीं देखने को मिलती। जैसे हमारे देश में भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उसी प्रकार से हमारे इस भारत देश में 6 प्रकार की ऋतुओं का प्रभाव आप देख पाते हैं। सर्दी भी, गर्मी भी, बरसात भी, सब चीजें आपको मिलती हैं। 6 ऋतुएं, इसलिए ठीक है ना, इसलिए भारत को ये 6 ऋतुएं स्पेशल बनाती हैं इस हिसाब से भी। ये हाँ मैंने सर। आपको बताया था सर इस जी। ऋतु का प्रभाव कब तक रहता है, शिशिर ऋतु का? शिशिर ऋतु का प्रभाव आपको मैंने बताया था, लास्ट वाली पोष। जो ऋतु होती है, हाँ एक मिनट एक मिनट, शिशिर ऋतु जो होती है, मार्गशीर्ष जो होता है आपका, ये मार्गशीर्ष ये लिखा हुआ है, ये 9वां मार्गशीर्ष से ये फागुन तक रहती है आपकी शिशिर ऋतु। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। प्रभाव मतलब समझ रहे हैं, अनुभव। और होती कब कब है ये, माघ और फागुन में मुख्य रूप से होती है, पर आप इसका प्रभाव महर्षि घेरन के अनुसार अनुभाव कह के जिसको संबोधित किया है उन्होंने, अनुभावः कहा है श्लोक में, अनुभावः। ठीक है, ये आपको 12वें नंबर के श्लोक में मिलेगा, अनुभावः वर्ड। अनुभावः से तात्पर्य है कि 4 मास तक इसका अनुभव होता है। ठीक है, होती कब कब है ये शिशिर ऋतु, ये माघ और फागुन में होती है। ठीक है, क्लियर है चीज। ये देखिए चार्ट भी मैंने आपके लिए बनाया था, ये काफी ढूंढने धाड़ने के बाद सर ये ये चीजें मिल, पीडीएफ सेंड किए हैं क्या आप ग्रुप में? बिल्कुल किया है मैंने ये चीजें शेयर आपको ग्रुप में। आपको इस ग्रुप में है 6 या 7 में? ग्रुप हमारा एक 6 और 7 ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें ही ये सारी चीजें शेयर होती हैं, अदर ग्रुप में नहीं भेजी जाती हैं। अगर आप नहीं ऐड हैं तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है ग्रुप में, उसको उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा फॉर्म के जरिए। चलिए इसको मैं एक बार बता देता हूँ। वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में होता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ में होता है। वर्षा ऋतु श्रावण भादो। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष से पौष तक। शिशिर ऋतु माघ से फागुन तक।
ये आपको याद होना चाहिए, ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, कल पूछूंगा तो बनना चाहिए। केवल अगर हेमंत वर्ड ही बोल दूं तो मार्ग शीर्ष और पौष आपको याद होना चाहिए। वर्षा बोल दूं तो सर श्रावण भादो आपको याद होना चाहिए। जी सर सर ये तो सर हो गया सर। पर ये सर जो हेमंत सर इसका प्रभाव बताया सर कि एक ऊपर एक नीचे से लेके और आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी ये वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो प्रभाव की बात महर्षि घेरण ने की है, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी एक माइक ऑन करके बताएगा, वसंत ऋतु का जो मुख्य प्रभाव होता है वो किन किन मास में होता है? चैत्र वैशाख। सर मैं बता चैत्र वैशाख, बहुत बढ़िया। चैत्र और वैशाख में होता है। चैत्र और वैशाख कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, 1 और 2 में। पर इसका प्रभाव कहाँ पहला से होता दूसरा है? इसका प्रभाव आपका माघ और माघ से फागुन। शुरू, माघ और फागुन। माघ माघ फागुन फागुन से माघ चैत्र और फागुन वैशाख तक होता 11 है। 12 11 12 1 और 2, इसमें आपको अनुभव होता है इसका, वसंत ऋतु का। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा तब ऑन कीजिएगा। वसंत ऋतु क्लियर। अब बताइए, ग्रीष्म ऋतु कब तक होती है? श्रावण से भाद्रपद। ग्रीष्म ज्येष्ठ ऋतु आषाढ़। ज्येष्ठ और ज्येष्ठ और आषाढ़ को। गलत नहीं ज्येष्ठ और बताना है, आषाढ़ ठीक? सर। ज्येष्ठ हाँ, आषाढ़ सर। ठीक है ज्येष्ठ और ठीक है आषाढ़। ठीक है ठीक है ठीक है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। कहाँ पे है ज्येष्ठ और आषाढ़? 3 और 4 में। दिख रहा है 3 और 4? इसमें मुख्य रूप से आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, मुख्य रूप से। अब पूछा जाए इसका प्रभाव कब से कब तक रहता है, तो प्रभाव चैत्र से आषाढ़ तक रहता है ग्रीष्म ऋतु का। ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। होता कब कब है ये? ज्येष्ठ और आषाढ़। प्रभाव कब से रहता है? 1 से 4 तक, अर्थात चैत्र से आषाढ़ तक। ठीक है, अब बताइए आप, वर्षा ऋतु का प्रभाव कब तक रहता है मुख्य रूप श्रावण से? और भाद्रपद सर। श्रावण और भाद्रपद, बहुत बढ़िया। श्रावण और भाद्रपद कहाँ पे है? ये 5वां और 6वां। ये 5वां और 6वां में आपका वर्षा ऋतु होती है, ये बताया महर्षि घेरण ने। मुख्य रूप से होती है, पर प्रभाव कब तक होता है इसका, अनुभव कब तक होता है हमें? ज्येष्ठ हो जाएगा ज्येष्ठ सर। ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ हो जाएगा, ज्येष्ठ और श्रावण और आषाढ़। भाद्रपद। नहीं हम्म, सर। सर आषाढ़ आषाढ़ से देखिए सावन भादव आश्विन तक। हेलो, एक माह पहले देखिए का और एक माह बाद का लेते हैं तो हम लोग तो डायरेक्ट 2 माह पहले ले रहे हैं सर। ये नीचे वाला तो ले ही नहीं रहे हैं किसी में भी। देखिए, ये जो आपका वर्षा ऋतु है, 4 महीने तक प्रभाव आपको देना है और ये 12 महीने में बटेगा। तो जो ये जो वर्षा ऋतु है मुख्य रूप से श्रावण भादों में होती है, परंतु इसका प्रभाव आषाढ़, इसका जो अनुभव है वो आषाढ़ से शुरू होता है और अश्विन तक जाता है। इसका अनुभव आपको आषाढ़ से अश्विन तक आपको होने लगेगा, ठीक है। वर्षा अभी भी हो रही है ना? भद्रा खत्म होने जी के सर। बाद भी वर्षा का अनुभव करोगे ना? ये समझ रहे हो बात? वर्षा खत्म होने के बाद भी आपको वर्षा का अनुभव होगा, ठीक है। उसी चीज को महर्षि घेरण अपने श्लोक में अनुभाव के रूप से बता रहे हैं। वर्षा ऋतु श्रावण भादों में होती है, परंतु उसका अनुभव आषाढ़ से अश्विन पर्यंत तक देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम एक और 3 सर ऋतु मैं हमने एक बात जो, पूछूंगा। जी पूछिए। सर जैसे अभी हमने वसंत और ग्रीष्म ऋतु किया था, तो वसंत में हमने 2 माह पहले लिया था, मतलब हेमंत के उसमें लिया था। जैसे शिशिर के महीने वसंत में हमने लिए थे, है ना। और ग्रीष्म ऋतु में जब हमने किया तो ग्रीष्म ऋतु की ज्येष्ठ और आषाढ़ है 2 महीने, तो और उसका हर हर अनुभव हमें। हाँ, जी आप सर ठीक एक बोल मिनट। रहे हो। आपका कहना है कि जैसे एक में हो गया तो वैसे सब में हो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ वही वही। वसंत ऋतु में माघ से शुरू हुआ था तो पूरा वैशाख तक चला था, ठीक है। प्रभाव अनुभव उसका, यही चीजें जी सर। इन ऋतुओं को अलग बनाती हैं, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। मुख्य रूप से जो इसके मुख्य ऋतुएं जो है, इनकी मुख्य ऋतुओं के जो मुख्य मास है, जैसे कि
वसंत का चैत्र से वैशाख तक रहता है। तो ये तो आपको परफेक्ट याद होना चाहिए। ये वसंत ऋतु के जो चैत्र और वैशाख है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, भले आप इस अनुभव जरूर भूल जाएं। माघ से फागुन, फागुन से वैशाख तक इसका अनुभव आप देखते हो। ठीक है, हर ऋतुओं के अलग अलग है। यही चीजें मैं कल आपको अच्छे से समझा रहा था। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु बता दी मैंने, वर्षा ऋतु बता दी मैंने। वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद। वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। अश्विन शरद का ऋतु, कार्तिक। शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक रहती है। ठीक है, ये अश्विन और ये कार्तिक, ये मुख्य रूप से इनमें होती है। शरद ऋतु जो है अश्विन से कार्तिक तक होती है, परंतु महर्षि घेरण ने कहा कि इसका जो प्रभाव है, अनुभव है, वो भाद्र से लेकर मार्गशीर्ष तक होता है। ये भाद्र से शुरू होता है और ये मार्गशीर्ष तक चलता है। ठीक है, ये 4 होती इन 2 में है, 7 और 8 में। प्रभाव उसका 6 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, 7 और 8 में थी, 6 से लेकर 9 तक उसका प्रभाव आपको देखने को मिला। तो रहेगी 2 महीने, पर प्रभाव अनुभव रहेगा 4 महीने। ठीक है, अब शरद के बाद कौन सी ऋतु आती है? आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो होती है वो मार्गशीर्ष से स्टार्ट होती है तो पौष तक रहती है। ठीक है, 9वें और 10वें में होती है, मार्गशीर्ष से पौष महीने तक। ठीक है, परंतु उसका प्रभाव वो कब तक रहेगा? वो 4 महीने तक रहेगा। वो रहेगा आपका मार्गशीर्ष से फागुन पर्यंत। 1 मिनट, शिशिर ऋतु के 2 महीने कौन कौन से होते हैं? माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन। अश्विन, 1 मिनट, माघ और फाल्गुन। शिशिर ऋतु के 2 ऋतु माघ और फागुन होते हैं। ठीक है, माघ और फागुन होते हैं शिशिर ऋतु के 2 मुख्य ऋतुओं, पर इसके प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है वो 4 महीनों तक होता है, मार्गशीर्ष से फागुन तक। मार्गशीर्ष से फागुन तक, समझ आया? अनुभव इसका आपको 4 महीने तक होगा। ये अपने नोट्स में आपको बनाना है और आपको याद रखना है इन सब चीजों को जो मैं समझाया हूँ। सरल सर सा है, हेमंत का बता देंगे एक बार फिर से? किताब में लिखा है ना, महर्षि घेरन की किताब में लिखा तो है। ये मैं हाँ, आपको मतलब श्लोक था। वो अनुभव मुझे नहीं समझा। मेन तो मार्गशीर्ष और पौष है, तो दूसरे 2 कौन से होंगे? कार्तिक से माघ होगा या किस ऋतु कैसे का होगा? पूछ रही हैं आप? हेमंत हेमंत। कार्तिक से माघ तक होगा ना, हाँ वही, कार्तिक ओके से ठीक। माघ तक होगा आपका हेमंत ऋतु। ठीक है, फिर मार्गशीर्ष से फागुन पर्यंत होगा आपका शिशिर ऋतु। ऐसे ही करके 6 ऋतुओं को तो याद करना है, कर लो याद। सबसे पहले इनके नाम याद करो, 1 से लेके 12 तक। 1 से 12 तक के सीक्वेंस से याद करो नाम। उसके बाद इन चीजों को याद करो कि वसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख होता है ना। फिर वसंत के बाद आता है तुम्हारा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तुम्हारा ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। फिर वर्षा आती है, वर्षा में श्रावण और भादव होता है, भाद्रपद होता है। फिर वर्षा के बाद आता है आपका शरद ऋतु, उसमें अश्विन और कार्तिक होता है। फिर शरद के बाद आता है आपकी हेमंत ऋतु, उसमें मार्गशीर्ष और पौष होता है। फिर हेमंत ऋतु के बाद आखिरी ऋतु जो होती है शिशिर ऋतु, उसमें होता है आपका माघ और फागुन। ये 2 महीने मिलकर 2 महीने मिलकर एक ऋतु बनाते हैं। ठीक है, एक ऋतु बराबर 2 मास, एक ऋतु इक्वल टू 2 मास। ये आप याद रखना। इसी चीज को महर्षि हिरण्य ने इतने लंबे चौड़े व्याख्यान देके आपको बताया है। ठीक है, अभी क्लियर है? ये लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था अच्छे से। इसको 2 काल भी होते हैं, वर्ष होता है एक, ये वर्ष होता है। वर्ष को 2 उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। 6 महीने में बढ़ते हैं। ठीक है, 6 महीने तो आपका उत्तरायण होगा, तो 6 महीने आपका दक्षिणायन होगा। ठीक है, इसी चीज को इसमें बताया गया था। ये मैंने आपको बना के दिया था, आपको ऐसे याद करना है। ये चार्ट मैंने आपको, जिसको जैसे भी जिस चार्ट से समझ में आ रहा है
याद करने के लिए। इतने सारे चार्ट आपको दिए थे कि जिससे भी आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं उसको देखकर आप इन चीजों को याद कर लो, ठीक है। किसी को उससे समझ में आएगा, किसी को इस चार्ट से समझ में आएगा, कि अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा और याद करो, इसको याद करने वाली चीजें हैं ये। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर इसमें डेज की काउंटिंग कैसे होगी? किसकी काउंटिंग? डेज की काउंटिंग कि मतलब इतने से इतने, जैसे अपना मंथ में रहता है कि 1 से 30 तक रहता है ना? तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो कौन सी तारीख से स्टार्टिंग होता है? जैसे ये यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो चैत्र लिखा है ना, शुरुआत की तिथि लिखी है, देखो शुरुआत की तिथि लिखी है 22 मार्च से, दिख रहा है 22 मार्च। जी जी। मार्च अप्रैल में होता है, तो ये मार्च 22 मार्च से शुरू हो रहा है। ये सब चार्ट आपको मैंने दिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको घर जाके, मतलब घर में ही तो हो, घर में बैठ के पढ़ना है क्लास खत्म होने के बाद। अब हम देखेंगे, अब हम समझेंगे महर्षि घेरन की घेरन संहिता, ठीक है ना। मैं आपको स्थान और काल बता दिया। महर्षि घेरन के जो स्थान के बारे में उन्होंने बताया है कि स्थान कैसा होना चाहिए, मैंने आपको वो बताया था लास्ट क्लास में, स्थान कैसा हो और काल कैसा हो, इसके बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। स्थान निर्णय, दूर देश तथा अरण्य, राजधान्य, इन 3 जगहों पे उन्होंने वर्जित बताया है। योगारंभम नहीं करना चाहिए, ना कुर्वीत। क्यों नहीं करना चाहिए? अविश्वासम दूर देश से अरण्य रक्षि वर्जितम, वहां पे हमको हमारे प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं होती, हमारी रक्षा की गारंटी नहीं होती हमें, ठीक है। हम विश्वास नहीं करते क्योंकि वहां जंगलों में रहने वाले शेर भालू आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन 3 जगहों, तस्मात् त्रीणि विवर्जित, इसलिए इन 3 जगहों को वर्जित बताया था। फिर 5वें श्लोक में उन्होंने बताया कि किन जगहों पे करना चाहिए, तो वो बताया सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रव्य, जहां सुदेश हो, धार्मिक राज्य हो, है ना, सुभिक्षा अर्थात आसानी से भिक्षा मिल सकती हो, निरुपद्रव्य वहां पे उपद्रव ना होता हो, उपद्रव रहित इन जगह हो, वहां पे उपद्रव पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए वहां पे। उस स्थान पे एक कुटीर, तत्रैकम कुटीर, वहां पे एक कुटीर कृत्वा बनाकर, प्राचीर परिवेष्टितम, एक प्राचीर बनाना है। प्राचीर परिवेष्टितम मतलब होता है आपका चारों तरफ से बनी हुई एक दीवार, ठीक है, जिसको हम 4 दीवारी कहते हैं, उसको प्राचीर के नाम से जानते हैं। उस 4 दीवारी से उसको घेर लें, उस कुटीर को। एक आपको कुटिया बनानी है वहां पे, उस ऐसे जगह पे जहाँ पे सुदेश हो, धार्मिक राज्य हो, सुभिक्षा आराम से मिले, उपद्रव रहित जगह हो, ऐसी जगह पे करनी है आपको अपनी कुटिया का निर्माण। और उस कुटिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक कुआं होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको कुआं भी बोला है कि कुआं भी होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए ताकि आपको आसानी से पानी पीने को मिले। और बोला ना ही ज्यादा ऊंचा हो, ना नाति निम्नम, नाति उच्चम नाति निम्नम, ना ही ज्यादा ऊंचा हो ना ही ज्यादा नीचे हो, वो जो आपका कुटीर है। चा कुटीर कीट वर्जितम, और वह कुटीर कीट से वर्जित होना चाहिए, अर्थात वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने 3रे, 4थे, 5वें, 6वें में कहाँ पे आपका स्थान होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस बात को क्लियर किया महर्षि घेरन ने, ठीक है। स्थान के बाद आपको मैंने काल बता दिया। सर स्थान का और रिपीट कर दीजिए, मेरा थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ था, मैं पूरा सुन नहीं पाई, शुरू से बता दीजिए प्लीज। प्लीज आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, मैं दूसरी बार इसको समझा रहा हूँ, प्लीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। अभी हम देखते हैं, स्थान आपको बता दिया। 7वें श्लोक में बोला है कि सम्यक गोमय लिप्तम, सम्यक रूप से गाय के गोबर से लिप्त होना चाहिए वह कुटीर। चा कुटीर तत्र निर्मितम, जहां पे वह कुटीर निर्मित है। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम समभ्यसेत, और उस गुप्त स्थान में बैठ कर ही प्राणायाम का अभ्यास, समभ्यसेत अर्थात अभ्यास करो। महर्षि चंड कपाली को उन्होंने बोला। महर्षि चंड कपाली की बेसी कहानी चल रही है। कहाँ पे करना है चंड कपाली जी को बताया, कहाँ पे नहीं करना है चंड कपाली जी को बताया, और कैसे स्थान में करना है बताया यहाँ पे, ठीक है। फिर काल की बात आई थी, काल भी जान लो आपकी, काल क्या था?
काल जो मैंने आपको इतने देर से समझा रहा हूँ, इस श्लोक में, इतने लंबे चौड़े श्लोक में केवल आप वही देखने को पाते हो। इतना लंबा चौड़ा जो श्लोक दिख रहा है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और आखिरी है 14, बस उसी चीज को बताया है जिसको मैं इतने देर से बता रहा हूँ। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में नहीं करना है, क्योंकि इस ऋतु में योग करने से रोग उत्पन्न होते हैं। 8वें श्लोक का सार बता रहा हूँ। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगी को नहीं करना चाहिए योग अभ्यास, क्योंकि इससे रोग उत्पन्न होते हैं। योगो ही रोगदः, योगो ही रोगदः है, याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस ऋतु में नहीं करना है। तो कब करना है? वसंत और शरद ऋतु में करना है। समाचरित अर्थात योगारंभ करो। समाचरित का मतलब होता है करो, चंडकापाली से कह रहे हैं सब कुछ। वसंत और शरद ऋतु में योग का आरंभ करो, चंडकापाली। तदा योगी भवेत सिद्धो, रोगान मुक्तो भवेत दुरम। तब योगी क्या होता है? उसे सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। भवेत सिद्धो अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त होती है जब वो वसंत और शरद में करता है, तो अन्यथा नहीं होती। रोगों से मुक्त हो जाता है। ध्रुवम अर्थात होता है निश्चय ही, भवेत अर्थात हो जाता है, निश्चय ही रोगों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, फिर आगे क्या समझाया? जो मैं आपको इतने देर से समझा रहा हूं, महीने का चार्ट बनाकर जो दिखा रहा हूं, उसी को बताया उन्होंने। चैत्र से फागुन तक माघ शुरू होता है, ठीक है। ये लिखा है चैत्र से फागुन, ये एक वर्ष होता है, ठीक है। माघ फागुनांतिके द्वौ द्वौ मासा व्रतु भागा वनुभावस चतुश्चतु। दो मास का एक ऋतु होता है, ठीक है। और 4 मास, ये लिखा है ना चतुश्चतु, और 4 महीने तक भागा अनुभाव, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है अनुभाव चतुश्चतु, और 4 मास तक इसका अनुभव देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उन्होंने अगले श्लोक में आपको बताया, 11वें श्लोक में बताया उन्होंने कि वसंत ऋतु जो होती है चैत्र और वैशाख तक होती है। वसंतस चैत्र वैशाख हो, वसंत ऋतु चैत्र से वैशाख तक होती है। ज्येष्ठ से आषाढ़ तक ग्रीष्म ऋतु होती है। वसंत श्रावण भाद्राभ्याम, वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रा के बीच होती है। शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक तक होती है। शरदाश्विन कार्तिकौ, अगर आप ये श्लोक याद करोगे तो ये और अच्छे से याद होगा आपको। शरद ऋतु अश्विन कार्तिको, अश्विन से कार्तिक तक होती है। फिर मार्ग पौष चा हेमंत, हेमंत ऋतु मार्ग पौष तक होती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन तक होती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन तक होती है, ये बताया उन्होंने 11 के एंड में। फिर 12वें में क्या बताया होगा? उन्होंने बताया होगा कि उसका अनुभव, अनुभवम लिखा है यहाँ पे, वसंता अनुभवम। 12वें में बताया कि अनुभव कब तक होता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो वसंत ऋतु है उसका अनुभव आपको माघ से लेकर वैशाख पर्यंत होता है, ठीक है। ये जो आपकी कौन सा श्लोक है? हाँ, ये वसंत ऋतु 12वां श्लोक। माघ आदि माधवान्तेषु, ठीक है, वसंतानुभवम विदुः, चैत्रादि चाषाढ़ान्तम निधानुभवम विदुः। मतलब चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म का अनुभव बताया उन्होंने, ठीक है। फिर माघ से वैशाख तक आपको वसंत ऋतु का अनुभव बताया, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। वसंत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, अब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का प्रभाव कब से कब होता है? आषाढ़ से अश्विन पर्यंत। उसी बात को यहाँ पे बोला है, आषाढ़ आदि अश्विनांतम, आषाढ़ से अश्विनांत तक वर्षा अनुभवम विदु, वर्षा ऋतु का अनुभव होता है। फिर अगले श्लोक में क्या बताया? भद्रा मार्गशीर्षंतम शरदो अनुभवम विदु, भद्रा से मार्गशीर्ष तक शरद ऋतु का अनुभव होता है। फिर अगले श्लोक में, आखिरी श्लोक में क्या बताया? कार्तिक से माघासंतम, कार्तिक से माघ तक हेमंत ऋतु का अनुभव होता है। फिर मार्गशीर्ष से, जो आपकी आखिरी ऋतु होती है, मार्गशीर्ष से मार्गादि चतुरो, मतलब मार्गशीर्ष से फागुन पर्यंत शिशिर ऋतु का, मार्गशीर्ष से फागुन ऋतु तक
महीने तक शिशिर ऋतु का अनुभवम विदुः, जानो, अनुभव होता है। ठीक है, इतने देर से जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था वो उसको इतने लंबे चौड़े भाषण के रूप में यहाँ पे लिखा है। अब आप देख लो कि आपको क्या इजी लगता है, वो चार्ट इजी लगता है या ये श्लोक इजी लगते हैं, वो आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है, मैंने आपको समझा। ये विदु का मतलब जानो और प्रवक्ष्यामि का मतलब क्या है? ये जो 12वें से ऊपर बताता हूँ, वाला जो है। कहलाऊंगा, बताता हूँ, बताऊंगा। देखिए 12वें में लिखा है, नहीं सर, 12वें के ऊपर। ये देखिए जो अनुभावम प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें अनुभाव के बारे में, ये जो प्रवक्ष्यामि लिखा है ना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट आपने निश्चित ही पढ़ा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, बतलाऊंगा। ठीक है, अब बताऊंगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, उसी को प्रवक्ष्यामि बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, अब मैं तुम्हें अनुभव, ऋतुओं के अनुभव के विषय में बताऊंगा, ऐसे बोला उन्होंने चंडकापाली को। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रवक्ष्यामि। इसमें सब नॉर्मल सी चीजें हैं, मैंने चार्ट के रूप में भी दी हैं, श्लोक तो आपको समझा ही दिया है। अब 15वें श्लोक को भी देख लो, ये भी क्यों छूट जाए। वसंते वापि सरदि, वसंत और शरद में योगारंभ को करो। फिर से बता दिया एक बार, तथा योगो भवेत् सिद्धो, यदि तुम बसंत और शरद में करते हो योग का अभ्यास तो भवेत् सिद्धो, सिद्धि होती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। बिना अश्चेन कथ्यते, अर्थात योग सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। विनाशेन का मतलब होता है बिना विशेष प्रयत्न के। जो बिना अश्चेन दिख रहा है आपको, तो विना अश्चेन का मतलब होता है बिना आयासेन। विनया आयासेन अर्थात होता है बिना विशेष प्रयत्न के ही योगो भवेत् सिद्धो, योग सिद्ध हो जाता है। कथ्यते अर्थात ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है। चलिए फिर आपको मैं स्थान काल बता दिया, अब एक बार मिताहार बता दूं। मिताहार उन्होंने क्या बताया, अपने पेन कॉपी लेकर बैठो, पेन कॉपी में लिखते जाना हर वर्ड्स के क्या मतलब। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा गोधूम पिष्टकम का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, कि पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको अपने नोट्स में पेन कॉपी लेकर बैठो। मैं तो कहता हूँ कुछ भी काम कर रहे हो तो पेन कॉपी ले लो, और कुछ वर्ड्स के मतलब बताऊंगा तो वो आप उसके सामने लिख लेना। जैसे बोलूंगा साल्यन्नम, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है वो समझ लेना, आप लिख लेना, क्योंकि घेरण संहिता में इस तरह से लिखा नहीं, ये जो मुंगेर बिहार की किताब। चलिए शुरू करते हैं मिताहार। मिताहार का प्रारंभ होने जा रहा है मिताहारम विनयस्तु। 16वां नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। मिताहारम विनयस्तु योगारंभम तु कार्येत, नाना रोगो भवेतस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। मिताहार के बिना, यस्तु से मतलब होता है यह धंतु, यह धंतु अर्थात यस्तु, अर्थात जो व्यक्ति मिताहार के बिना ही, योगारंभम तु कार्येत, जो मिताहार के बिना ही जो व्यक्ति योग की साधना का प्रारंभ करते हैं उनको क्या होता है, नाना रोगो, नाना प्रकार के रोग होते हैं उनको। ठीक है, बहुत प्रकार के रोग होते हैं उनके शरीर में। बोलते हैं ना योग किए तो रोग हो गया, तो ऐसे होता है बिना मिताहार के। महर्षि घेरण ने बताया नाना रोगो भवेतस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति, नाना प्रकार के रोग भवेत अर्थात हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार का योग सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा भी, किंचित, किंचित योगो न सिद्ध्यति अर्थात थोड़ा सा भी योग सिद्ध नहीं होता, उनका सिद्धि नहीं मिलती उन्हें। अब यहां से आपको अपनी पेन कॉपी को
एक्टिवेट मोड में एक्टिवेट कर देना है और अब बस मैं बताते जाऊं, आप लिखते जाओ। साल्यन्नम यवपिष्टम वा तथा गोधूम पिष्टकम। इस लाइन में जानते हैं क्या बताया है। साल्यन्नम मतलब होता है साली अन्नम। ये इस विषय में महट प्रजीविका में भी वर्णन है। साली अन्नम मतलब होता है, साली अर्थात चावल, अन्नम अर्थात दाना, चावल। यहाँ पे साली अन्नम से मतलब है दाना, चावल का दाना मतलब चावल। लिख लो, साली अन्नम अर्थात चावल। यवपिष्टम, यवपिष्टम है ना, यव से याद रखना वो जव को बोल रहा है। यव, यव को बोलोगे तो थोड़ा जव जव टाइप से आवाज आता है, साउंड करता है थोड़ा सा। यवपिष्टम अर्थात जौ के आटे से निर्मित रोटी। लिख लो। अब आते हैं गोधूम पिष्टकम। गोधूम पिष्टकम का मतलब होता है गो अर्थात गेहूं, गोधूम अर्थात गेहूं, पिष्टकम अर्थात रोटी। गोधूम से तात्पर्य है यहाँ पे गेहूं और पिष्टकम से तात्पर्य है यहाँ रोटी। गोधूम पिष्टकम अर्थात गेहूं की रोटी, सभी खाते हो। अब यहाँ लिखा है, ये लाइन हमने पढ़ ली, अब हम जान रहे हैं इस लाइन के विषय में। इसमें क्या बोला, इसमें लिखा है मूंग, जानते हैं ना मूंग, उसको मुद्गम बोला है यहाँ पे। मुंगदम, मुंगदम अर्थात मूंग, मुंगदम अर्थात मूंग। लिख लो मूंग। मांस चड़क आदि शुभ्रम चतुष्वर्जित। तुष अर्थात होता है छिलका रहित, शुभ्रम अर्थात सफेद, अर्थात इसका मतलब है छिलका रहित साफ उड़द चना। मांस अर्थात होता है उड़द, चढ़ अर्थात होता है चना, मतलब उड़द चना आदि। मास के पे एक बार फिर से बताएंगे मास का मतलब। मुद्गम अर्थात मूंग, मांस अर्थात उड़द, चड़क अर्थात होता है चना। कैसा होना चाहिए वो ये? समझ नहीं पाई सर, मास क्या अर्थ समझ नहीं पाई। उड़द, उड़द, उड़द की दाल खाए हो? उड़द, अच्छा ब्लैक उड़द, वाली। उड़द, उड़द की दाल खाए हो आप? गूगल में सर्च करो उड़द क्या होता है, तुरंत मिलेगा उड़द की दाल क्या होती है। चना तो सभी जानते हो। उड़द, उड़द का दाल, उसी को उड़द का दाल बोलते नहीं, सर उड़द जो है, दाल मखनी में डलती है, सिंपल सा है। बिल्कुल वही है। हरा मांस अर्थात होता है उड़द, चड़क होता है आपका चना। कैसा होना चाहिए ये? तुषवर्जित, मतलब छिलका रहित, साफ होना चाहिए। शुभ्र अर्थात साफ, मांस चड़क आदि मतलब उड़द और चना। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर। अब समझते हैं 18वें श्लोक को। 18वें श्लोक में लिखा है पटोल सुवर्णम मानम कंकोलम चा सुकाशकम। पटोल मतलब लिख लो कॉपी में परवल। परवल जानते हो ना, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? जी सर। परवल बताना पड़ेगा। परवल की सब्जी नहीं बनती सर, है। नहीं सर, नहीं नहीं। हाँ। ओ भाई, मैं अगर कोई लड़का बोलता ना माइक ऑन नहीं करके तो मैं सर, ये नहीं 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 दिक्कत हो नहीं रहा है नहीं। कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मुझे बहुत सारे हिंदी मुझे नहीं आती है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ठीक है, चलिए फिर मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ। पटोल अर्थात होता है आपका परवल। ठीक है, सर एक तूश वर्जितम का मतलब है साफ छिलके के बिना, है ना? छिलका रहित, तुष अर्थात छिलका रहित। जी जी। ठीक है, तुष अर्थात छिलका, वर्जितम अर्थात रहित, पटोल अर्थात परवल। सुवर्णम, सुवर्णम का अर्थात होता है, एक मिनट, सुवर्णम मानम कंकोलम च सुकाशकम। कंकोल का मतलब लिख लीजिए आप, शीतल चीनी का फल। मानम का अर्थात लिख लीजिए आप मानकंद। सुकाशकम का अर्थात होता है फिर से बताइए प्लीज। करेला। इसको बताया मैंने परवल, इसको बताया मैंने मानकंद, इसको बताया मैंने कंकोल का मतलब होता है शीतल चीनी का फल, शीतल चीनी का फल। चलो आपको मैं इसको एक बार लिख लो, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। हाँ? चित्र दिखाऊंगा तो याद रहेगा। सुरनम का मतलब फिर से बताएंगे। सुवर्णम का अर्थ थोड़ा सा स्किप हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा होगा। सर जीमी का अंदर से तो नहीं है?
जीमी कांदा नहीं, वो उसको बोलते हैं, द्राढ़ी काम को जीमी कांदा बोलते हैं। आप एक काम करो, जो सुरनम है ना, सुरनम को आप ओल लिख लो, ओल। ये ओल दिख रहा है? जी। मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है, सुरनम क्या होता है। अभी इसको स्किप करो, अभी ओल क्या होता है सर? चलिए देखते हैं। उसने कंकोल को देखो, वो कंकोल एक क्या होता तरह है? का, एक वो मिट्टी से मिलते हैं, आलू की टाइप होता है। चलो सबको मैं दिखाते जाऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है, बने रहो, पेशेंस रखो थोड़ा। कंकोल जानने का मन हो रहा होगा ना, कंकोल क्या होता है। मानकंद जानने का मन हो रहा होगा, सुकास्कम जानने का मन हो रहा होगा। मान अर्थात होता है मानकंद, ठीक है। कंकोल का मतलब होता है शीतल चीनी का फल। सुकास्कम का मतलब होता है करेला। करेला तो सब जानते हो ना, इसको दिखाने की जरूरत है नहीं। कंकोल आपको दिखाना पड़ेगा, मानकंद आपको दिखाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। सर कुंदरू होता है शायद कंकुल में। कुंदरू लिखा हुआ है सर बुक में ना। कुंदरू लिखा है सर यहाँ पे। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। चीनी का फल, वो लिखा है ना, शीतल चीनी का फल, दिख रहा है? शीतल चीनी का फल दिखाते हैं आपको। ये है शीतल चीनी का फल, सब पत्ते में आते हैं। ड्रैगन फ्रूट है सर ये। इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे बताया उन्होंने शीतल चीनी का फल, ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। शीतल, शीतल सर, शीतल हाँ, की शीतल शीतल। चीनी का, शीतल ठंडा वाला शीतल। शीतल जल यहाँ मिलता है, जो लिखा होता है ना शीतल, शीतल जल, उसी को कंकोल के नाम से जानते हैं। कंकोल अर्थात शीतल चीनी का फल, ठीक है। अब आपको जानने का मन हो रहा होगा मानकंद क्या होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे लिखो मानकंद, बस ये होता है। इमेज देख लो, ये होता है मानकंद, दिख रहा है? ये अरबी दिख रहा है सर। मानकंद, ये दिख रहा है सबको मानकंद क्या होता है? अरबी सर, जी अरबी जी जी, कचौई। समझ गए समझ गए समझ गए। ये और अच्छे चित्र भी हैं। ये है मानकंद, चियान टैरो एलोकेसिया, ये है आपका मानकंद, इसको देख लो। ओडिया में इसको सारू बोलते हैं। हाँ, आप लोग समझ लो आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये है आपका मानकंद। अब आपको क्या जानना है, दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। इंग्लिश में लिख लेना क्या है इसका नाम, आप लोग अपने हिसाब से क्या याद करोगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब सर सोरन। सुरण देखना है, चलो देखते हैं सुरण है कि नहीं। सुरण की सब्जी, चलो सुरण ये होता है। चलो जिमी कंद ही बोलते हैं इसको कई जगह। दीपावली के दिन सूरन, ये देख रहे हो जिमी, ये देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, जिमी कंद, सुरन या ओल, ये तीनों के नाम एक ही होते हैं, ठीक है। वहां पे सुरण वर्ड आया है ना, उसको आप ओल, जो मैं बता रहा था आपको, ओल, ओल भी कहते हैं इसको, सुरण भी कहते हैं इसको, और एलिफेंट कुछ नाम है इसका इंग्लिश में, एलिफेंट फुट शायद सर। एलिफेंट फुट, हाँ, ये तीनों नाम है इसके। ओल भी कहते हैं इसी को, कोई कंफ्यूजन मत रखना, चित्र देखते जाओ और बस नोट्स में बनाते जाओ साथ ही साथ। आगे चलते अभी, अब हम चलते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक क्या बोलता है, अब मैं मुंह से बताऊंगा सर, समझ में तो आएगा नहीं, सर चित्र दिखाना जरूरी है। सुकासन शकम यानी करेला ना। यस यस, करेला, करेला सभी जानते हो ना, कि उसको भी दिखाऊं। सुकाशकम नो। अर्थात करेला, करेला। जानते हैं बिल्कुल, सर। लड़कियां तो बिल्कुल मत बोलना कि मैं नहीं जानती करेला, लड़के कहेंगे तो थोड़े एक बात डाउट नहीं होगा मेरे को, बट यार लेडीज लोग को तो पता होता है। चलो द्राढ़ी काम में आ जाते हैं अब। द्राढ़िकाम करकटीम रंभाम डुम्बरीम कंट कंटकम। अब द्राढ़िकाम का मतलब जिमीकंद, इसका मतलब भी होता है, ठीक है। द्राढ़िकाम को कई जगह जिमीकंद भी बोलते हैं, ठीक है। करकटीम, करकटीम अर्थात होता है आपका ककड़ी, लिखते जाओ। द्राढ़िकाम अर्थात जिमीकंद, अलग से नाम दिया है इसमें।
कर्कटीम अर्थात होता है ककड़ी। रंभा मतलब मैं बताया हूं बहुत पहले, बताओ कौन बताएगा। केले का आधा केला सर, केला। केले का अग्रभाग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रंभा का मतलब होता है केला बस। ठीक है, ये लिखा है डुम्बरी, दिख रहा है डुम्बरी। डुम्बरी का मतलब होता है गूलर। ठीक है, ये जो डुम्बरी लिखा है ना, वो उसका मतलब होता है गूलर। अब आपको गूलर देखने का मन हो रहा होगा कि गूलर क्या होता है, बोल दो नहीं हो रहा, सब देख लो, पता तो हो क्या क्या पढ़ रहे हो। गूलर का, ये है गूलर। चलो, दिख रहा है, इसका तो बड़ा पेड़ दिख होता है रहा ना। है। हाँ वही है। ये है आपका गूलर, इसको उम्बर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्लस्टर बरगद फिग। के पेड़ पे होता है ना। हाँ, बरगद के पेड़ में देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं गूलर। क्लस्टर फिग, इसको क्लस्टर खाते मतलब भी जानते हैं। हो। हाँ, भारतीय घेरन ने बोला खाते हैं तो खा लेना। खाते हैं मत तब खाना खाए यार। हमने। हाँ खाते भी हैं। हाँ गूलर होता खाए है ये। हमने। खाते। ठीक है ना, इसको याद रखना, गूलर कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्लस्टर का मतलब जानते हो, आच्छादित हो जाना। क्लस्टर मतलब होता है आच्छादित, ढक लेना। ये बरगद के पेड़ को ढक लेता है। गूलर आपने जान लिया, डुम्बरी का मतलब था गूलर। ठीक है, अब कंटकम। कंटकम मतलब होता है आपका करेरुआ। ठीक है, इसको भी मैंने अभी देखा था। हाँ सर। करेरुआ, 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 करेरुआ। सर बुक में तो चौलाई लिखा है, चौलाई। चौलाई लिखा है। चलो देखते हैं ना, मेरे नोट्स पे तो नहीं लिखा है वैसे, आप लोग चलो फिर भी दिखा देता हूँ आपको। सर बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक में लिखा है। हम्म, ये देखो करेरुआ इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसमें क्या लिखा है, करेरुआ का मतलब आपको वहां पे कुछ अलग से दिया है क्या, सर ये तो उसके तो देसी जस्ट। करेला सर ये तो कुंदरू ही होता है। ये कुंदरू ककोड़ा। नहीं है। ये कुंदरी नहीं, ककोरा बोलते हैं किसी किसी देसी जगह। करेला है सर, ये करेला होता है देसी करेला, मतलब ये कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। हाँ, सर तो ये घेरन की कंटकम बुक होता में है। तो इंग्लिश में इसको स्पाइक गार्ड बोलते हैं। हम्म, अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, कंटकम में चल रहे हैं ना, कंटकम में। तो यहाँ पे कहाँ कुछ लिखा है यार। सर अर्थ में लिखा है घेरन की बुक में, जो अर्थ है उसमें अर्थ में लिखा है जी वैसे। सर। सर चौलाई तो पत्ते वाली होती है और ये तो कुंदरू ही है। इसमें सर ये लाइन लिखी है 5th लाइन पे, अच्छा, लिखे तो गूलर है और चौलाई आदि। कंटकम अर्थात चौलाई। चलो ठीक है, चौलाई याद रख लो आप लोग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है, बट आप चौलाई याद रखना। ठीक है ना, बता देना अगर घेरन की जो मुंगेर बिहार की किताब में कुछ अलग मिलेगा तो उसको अपन प्रमुखता देके चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला श्लोक कौन सा है। आगे चलते हैं, आम रंभाम बाल रंभाम रंभा दंडम च मूलकम। अब देखो रंभा वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, रंभा। रंभा मतलब होता है केला। आम रंभा मतलब, आम मतलब होता है कच्चा केला। ठीक है, आम रंभा मतलब कच्चा केला। बाल रंभा मतलब केले का फूल, केले का फूल। रंभा दंडाम, रंभा दंडा मतलब जहाँ केले के पेड़ के बीच का दंड, जहाँ पे फल लगते हैं। फल कहाँ लगते हैं, वो कुछ दंड में लगते हैं ना। तो रंभा दंडम मतलब होता है वो केले के पेड़ के बीच का दंड, अर्थात ऊपर जो बाहर जिस पे फल लगते हैं उसको रंभा दंडम बोलते हैं। च मूलकम, अब मूल आ गया, किसका मूल, उसी केले का मूल, मतलब केले की जड़,
केले की जड़ को यहाँ मूलकम बोला है। ठीक है, आम रंभा, बाल रंभाम, बाल रंभादंडम च मूलकम, ये चारों चीजें एक ही परिवार से, वो है केला। क्लियर? आगे देखते हैं। सर मूलकम फिर से। मूलकम अर्थात होता है जड़, वही केले की जड़, केले की जड़ को मूलकम बोलते हैं। अब देखते हैं हम इस वर्ड, रंभादंड। रंभादंडम होता है जहां पे फल लगते हैं ना, केले के फल, वहां पे बोला है। केले के पेड़ के बीज का दंड, आपको याद होगा रंभादंड मैंने बताया था जब धौती बताई थी। तो जी जो सर। रंभा, वो जो जी कठोर सर। वाला भाग होता है ना, उसको, जहां पे फल लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रंभा। अब देखो, वर्तार वार्ताकी मूलकम रिद्धिम योगी भक्षणम आचरेत। वार्ताकी मतलब होता है बैगन, बैगन तो सब जानते हो। मूलकम, मूली भी सब जानते हो। रिद्धिम, रिद्धिम को हम बराही बोलते हैं। एक वर्ड दिख रहा है, रिद्धिम, रिद्धिम, रिद्धिम मतलब होता है बाराही। अब बाराही देखने का मन हो रहा होगा आपका, है ना? बाराही में सर क्या होता है? वार्ता की क्या बोले आप? बैगन, बैगन। चलो दिखाते हैं। ये जो होता है मेनली, जो होता है रिद्धि, ये पुरुष लोग जो नपुंसक होते हैं उनके लिए स्पेशली यूज होता है ये। कहाँ गया, क्या नाम है इसका? बाराही, बाराही फल। चलो दिखा दे तुमको बाराही कंद क्या होता है ना। ये दिख रहा है, औषधि है एक तरह की। ये जो बाराही कंद होता है, ये, सर ये तो बड़ की जड़ लग रही है। हाँ, इसी को कहते हैं बड़ की जड़, आप बोल सकते हो, है ना? उसी से बड़ से जो है ना बर आ जाता है। ये होता है बराही कंद। किसी को कोई डाउट है इसमें? चित्र देख लो, बराही कंद होता क्या है, आपके दिमाग में एक माइंड मैप छप जाए कि ये है बराही कंद। इसको जो भी डाउट होगा तो भाई देखो, अब जो सब्जी हो तो सब्जी ही रहेगी, उसका नाम तो बदलोगे नहीं अब तुम। बाल साकाम, काल साकाम, बाल साकाम, काल साकाम, पटोल पत्रकम, हम तीन चीजों को जानते हैं। बाल साक का मतलब होता है सरसों, ठीक है, बाल मतलब सरसों, साक मतलब सब्जी, जो भाजी होती है उसकी, मतलब सरसों आदि की कोमल पत्तों का साग। बाल साग मतलब सरसों का साग। काल साग मतलब काली चौराई, काली चौराई भाजी जो होती है उसको बोल रहा है काल साकम। पटोल पत्रकम, पटोल मतलब परवल बता रखा है, पत्रकम अर्थात पत्ता, पटोल पत्रकम अर्थात परवल का पत्ता। ठीक है, बाल साकम, काल साकम हो गया, पटोल भी हो गया। अब आता है यहाँ पे पंच साकम। पंच साकम दिख रहा है? सर ये काल साकम बताना, काल साकम। काली चौराई होती है ना, काली चौराई भाजी, काली सर चौराई ऐसा तो भाजी। नहीं है कि काल काल साकम जैसे काल जिस समय के अनुसार जो होता है साग उत्पन्न होता है जैसे? ना 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 ना, यहाँ नाम है, ये नाम है, काल साकम नाम है। काल साकम मतलब होता है कलाय, या फिर काली चौराई, काली चौराई लिख लो, काली चौराई। चौराई भाजी खाए हो ना मनोज जी, काले जी जी। पत्ते की? तो काले हाँ पत्ते की हाँ। चौराई भाजी नहीं खाए हो, इसलिए काल साकम नहीं जानते हो। पटोल तो जानते ही हो, परवल, उसी के पत्ते को पटोल पत्रकम बोलते हैं। अब पंच साकम जानते हैं, ठीक है, पंच साकम क्या होता है उसको जानते हैं। देखो यहाँ पे पंच साकम को महर्षि घिरन की किताब देखोगे तो बथुआ बोला है। क्या बोला है? बथुआ, बथुआ, ऐसा। सर केवल बथुआ है यहाँ पे? किसका?
यहाँ पे मतलब केवल बथुआ है, जैसे कि अपना हट प्रदीपिका में पंच शाख में जीवंती बथुआ चोलाई पुनर्वा वो बताए गए, 5 शाख बताए गए, यहाँ पे केवल बथुआ बताया गया है इसका अर्थ। हाँ बिल्कुल। ओके। अगर आप अर्थ देखोगे ना तो यहाँ पे बथुआ बताया है, जैसा कि आपने घेरन हट प्रदीप का बताया, जीवंती, बथुआ, चौराई, मेघनाथ और पुनर्नवा, ये 5 होती हैं। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, ये 5 शाख के नाम याद रखना। पंच शाख के अंदर कौन कौन सी शाख आती हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब हम जानेंगे पंच शाख का मतलब, यहाँ बथुआ बताया उन्होंने। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पंच शाख के बाद, हिमलोचिकाम। महर्षि घेरन के अनुसार हिमलोचिकाम का मतलब क्या है, पूछ लेगा एग्जाम में। पता होना चाहिए, हुरहुर के पत्ते के शाख को हिमलोचिकाम बोलते हैं। हुरहुर का पत्ता, हुर हुर सर्च कर लेना गूगल में, हुरहुर शाख मिल जाएगी आपको। हुरहुर की शाख को हिमलोचिकाम कहते हैं। प्रशंसिया द्वास्तु का मतलब इन सब 5 शाखों की प्रशंसा करें, इन्हें अधिक हितकर माने। इसकी प्रशंसिया अर्थात इसकी प्रशंसा करें और इन्हें अधिक हितकर माने। अस्तुकम अर्थात हितकर माने। अब देख लेते हैं और क्या बोला है 21-22 में, ज्यादा चीजें नहीं है। शुद्धम मधुरम सुस्निग्धम, शुद्धम मधुरम स्निग्धम, मुद्रा उदरार्ध विवर्जितम, ये वर्ड समझ रहे हैं क्या क्या बोला उन्होंने। शुद्ध, शुद्ध सभी जानते हो, शुद्ध खाने को मतलब पवित्र खाना है आपको। सुमधुर, सुमधुर अर्थात मीठा, मीठा बदन होना चाहिए। स्निग्ध, स्निग्ध यहाँ पे स्निग्ध मतलब होता है घी। जैसे तो चिकना होता है, चिकना क्या होता है, चिकना तो घी ही होता है। जब हमको संघ प्रक्षालन कराया जाता है तो उसमें 80% घी वाला जो मूंग दाल का खिचड़ी होता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जो हमारे पेट से जो भी चिकनाई चिकनाहट चली गई है हमारे पेट से उधर से, वो वापिस आ जाए। इसलिए ये हमें घी खाने को बोला जाता है। स्निग्ध से मतलब घी है यहाँ पे, घृत। उदरार्ध विवर्जितम, उदर मतलब मैंने बहुत बार बताया है, उदरार्ध विवर्जितम अर्थात उदर अर्थात पेट, अर्ध मतलब आधा, उदर अर्ध मतलब आधा पेट, विवर्जितम आधा पेट खाना है आपको भोजन, ठीक है। आधा पेट खाने को बोला है महर्षि घिरण ने। भुज्यते सुर संप्रत्तिया मिताहार मिमम विदु। अब इसमें आया है एक वर्ड सुर संप्रत्तिया। सुर संप्रत्तिया का मतलब होता है शरीर के देवता इंद्रियों की पुष्टि के लिए, स्वाद के लिए नहीं। सुर संप्रत्तिया मतलब होता है आपके जो इंद्रियां हैं शरीर की, क्या है वो, देवता ही तो है। इंद्रियों को देवता मानते हैं शरीर का। तो जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो देवता इंद्रियां हैं, उनकी पुष्टि के लिए आपको खाना है भोजन। भुज्यते अर्थात जो खाया जाता है, जो भी आप खाते, भुज्यते अर्थात जो भी आप खाते हैं वो अपने इंद्रियों के लिए खाएं, स्वाद के लिए नहीं, ऐसा बोला। इमम विदु, मिताहारम इमम विदु, इसे ही मिताहार बोला है। अब आगे 22वां नंबर श्लोक समझिए, इसमें क्या बताया है, इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, एग्जाम के पर्पज से भी आपको समझनी है। क्या समझाया है इसमें, इसमें बोला है अन्नेन पुर्ये अर्धम तो येन तु तृतीयकम उदरस्य तृतीयांशम संरक्षेद वायु आचरेणे। चारणे अर्थात होता है यहाँ पे, अब समझिए। अन्नेन तो मतलब सभी को पता है अन्न होता है, पुर्येत मतलब लेना, खाना, अर्ध मतलब आधा, उधर यहाँ पे भी एक वर्ड आता है उधर मतलब उदरस्य तृतीयांश संरक्षेद वायु चारणे, मतलब देखिए समझिए, भोजन करते समय अन्न से केवल आधे भाग को भरे। कितने भाग को, पुरेत अर्धम मतलब अपने आधे भाग को भरना है पेट के। तोयेन तु तृतीयकम, तृतीय भाग को किससे भरना है, जल से। तोयन का तात्पर्य यहां जल से, ठीक है। तोयन तृतीय का अर्थात तृतीय भाग को जल से भरें।
उदरस तृतीयांशम संरक्षेद वायु अर्चन, और तीसरे भाग को वायु के आवागमन के लिए छोड़ दें। ठीक है, वैसे यहाँ चतुर्थांश होना चाहिए। तीसरे भाग को तो जल से ये यहाँ जो चतुर्थांश होना एक चाहिए। मिनट, ये तृतीयांश लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। बहुत बढ़िया श्लोक पकड़े हो मनोज जी। ऐसे ही हमको गलतियां निकालनी है। जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो गलतियां निकाल सकते हो। अब ये तृतीयांश गलत लिखा है। पेट को पहले आधे भाग से अन्न से भरें, फिर तीसरे भाग को वायु से भरें, फिर चौथे अंश को आपको वायु के आचरण के लिए तृतीय भाग को जल से भरा आपने, फिर चौथे भाग को आपको वायु के लिए छोड़ देना। ये जो चौथा वाला है ना, ये वायु के आवागमन के लिए छोड़ा गया है। यहाँ चतुर्थांश होना चाहिए सर। यहाँ पे चतुर्थांश लिख लो आप अपनी किताब में। अच्छे से पढ़ने में गलतियां हम पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाक से। सर ये अरे भुज्यते का बता देना एक बार और। जो भी खाया जाता है, भुज्यते अर्थात जो भी भजा जाता है, अर्थात खाया जाता है। भुज्यते अर्थात खाना, वो सुर संप्रतिया होना चाहिए, मतलब आपकी इंद्रियों के प्रति पुष्टि देने वाली होनी चाहिए, ना कि स्वाद के लिए। मिताहारम मिमम विदु, इसे ही विद्वानों ने मिताहार के नाम से जाना है। और क्या बोला है, अन्नेन पुरेत अर्धम, आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को तोयोन अर्थात वायु से। उदरस तृतीय, यहाँ पे उदरस चतुर्थांश लिख लेना। ठीक है, उदरस से चतुर्थांश वायु के संरक्षण के लिए, जो वायु वहां पे आचरण कर सके, आवागमन कर सके। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन बाकी। मित आहार का मतलब अल्प आहार ही होता है ना, कम खाना। ठीक है सर। कम खाना। सर इसमें इसमें एक कंफ्यूजन है जो पहले पढ़ा था हमने कि आधा पेट सॉलिड फूड से भरना है, फिर जो 1/3 होगा वो पानी से भरना है। तो ये जो तृतीयांश लिखा, तो बचा हुआ 1/3 जो है वो वायु के लिए छोड़ना है। इसका ये भी मतलब हो सकता है सर? वो 1/3 नहीं होगा, वो 1/4 होगा ना। हाफ तो चला गया, बचा हाफ, हाफ का हाफ मतलब 1/4 1/4। हाँ, तो दोनों जगह तृतीय नहीं, 4th होना चाहिए ना, 1/4 एंड 1/4। नहीं समझ रहे? समझाता हूँ, देखो ये पूरा गोला है। क्या है ये जो पूरा गोला दिख रहा है ना, ये आपका पेट है। ये पूरा गोला आधा कर दीजिए, आधा। 4 चतुर्थांश होते हैं यहाँ पे, मतलब 1/3 1/3 1/3 1/3, 4 हिस्से बनते हैं 1/3 के। तो आप अगर देखोगे तो आधा तो आपने भर दिया, यहाँ पे 2 हिस्से आ गए। अब बचे आपके पास केवल 2, आधा हिस्सा बचा है, उसको 2 भागों में बांटा है। आधा दे दिया वायु को, आधा दे दिया जल को। क्लियर है? उसी को बोला है आपका 1/3 वायु के लिए, फिर एक जो आखिरी जो चौथा वाला हिस्सा है उसको 1/4 बोला है, चतुर्थांश इसको हम बोलते हैं, चौथा अंश। ठीक है, चौथे अंश को हम चतुर्थांश कहते हैं। उसको बोला है आपको वायु के लिए संरक्षित कर देना है, मतलब छोड़ देना है, ताकि वायु का आवागमन हो सके। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे हो